इसी बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर गोलाबारी की है। पाकिस्तान की ओर से पुंछ के बालाकोट में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी की गई। भारतीय सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत जारी है। एक बार फिर से दरअसल पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर गोलाबारी की है। पाकिस्तान की ओर से पुंछ के बालाकोट में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी की गई है। पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। पवन, फिलहाल इस वक्त भी दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह लगभग 6 बजे के करीब फायरिंग शुरू हुई थी जो पुंछ का बालाकोट सेक्टर है मेन सब डिवीजन में, और रात को निशारा जो रिजोर्ट का सेक्टर है वहां पर, तो पाकिस्तान की तरफ से कल रात से ही लगातार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है और लगातार फायरिंग की जा रही है। अभी पुंछ के बालाकोट सेक्टर में हैवी फायरिंग जो है वो की जा रही है, जिसका भारतीय सेना भी जवाब दे रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में अमेरिकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन KFC ने किचन से लोगों को खाना परोसने के लिए कर्मचारियों की जगह एक रोबोट को उतार दिया। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से KFC ने अपने रेस्टोरेंट में इस कॉन्टैक्टलेस फूड सर्विस की शुरुआत की, जिसके लिए एक रेस्टोरेंट कर्मचारी ने तैयार ऑर्डर को कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। इसके बाद रोबोट ने अपना काम शुरू किया। उसने खाने की ट्रे को उठाया और उसे एक खिड़की में रख दिया। थोड़ी देर बाद ग्राहक आई और उसने खिड़की से ही अपना ऑर्डर ले लिया, लेकिन इसके लिए भी ग्राहक के चेहरे की पहचान की गई। उसके बाद ही खिड़की खुली। आम दिनों में रेस्टोरेंट खाना किचन से होते हुए कई हाथों से गुजरता था, लेकिन दावा है कि इस तरह सिर्फ ग्राहक ही अपना ऑर्डर छू पाएगा। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्डर लेने के लिए भी कर्मचारी नहीं दिखे, बल्कि उनकी जगह एक टच स्क्रीन लगी नजर आई। ग्राहक ने टच स्क्रीन के जरिए ही अपना ऑर्डर डाला। इससे हुआ ये कि ऑर्डर देने और लेने के लिए ग्राहक और कर्मचारियों का एक दूसरे से सामना ही नहीं हुआ। इसके अलावा रेस्टोरेंट में कॉफी लेने के लिए वेंडिंग मशीन भी लगी दिखी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कुछ लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प के दौरान 20 भारतीय जवानों की शहादत पर दुख जताया और चीन के खिलाफ विरोध जताने के लिए सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी फूंका और जमकर नारेबाजी की। शी जिनपिंग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदर्शन कर रहे लोग अपने हाथों में कई पोस्टर भी पकड़े दिखाई दिए, जिन पर चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने सभी लोगों से चीन का सामान का इस्तेमाल न करने की गुजारिश की। ये निश्चित तौर पे हम सबको एक सही समय हमको चुनाव करना है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का हमको बहिष्कार करना है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने चीन से झड़प के दौरान शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। भारत ने अब चीन के खिलाफ जो रुख अपनाया है वो पहले से ज्यादा सख्त दिख रहा है। बॉर्डर एरिया में सड़क बनाने का काम तेज हुआ है। चीन को दो टूक जवाब दिया जा रहा है, लेकिन सीमा विवाद का हल अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। चीन से भारत का सीमा विवाद अंग्रेजों के जमाने से है और इस विवाद में एक युद्ध और एक झड़प भी हो चुकी है। चीन के साथ भिड़ंत की ये तस्वीरें पुरानी हैं। 15 जून की रात को जो खूनी झड़प दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी और दोनों देशों को इस झड़प से बड़ा नुकसान भी हुआ। This is not your area. This is not your area. No. This is our area. Our area. चीन की इस हरकत से देश का गुस्सा उबाल मार रहा है और लोग चीन के बहिष्कार की बात करने लगे हैं। दरअसल चीन से सीमा विवाद अंग्रेजों के जमाने से ही चला आ रहा है। 1914 में भारत, चीन और तिब्बत के बीच एक समझौता हुआ। ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने तीनों देशों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नक्शे पर एक रेखा खींची, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। चीन समझौते के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ब्रिटेन के दबाव में उसे झुकना पड़ा। इसी मैकमोहन लाइन के खींचने के साथ साथ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू हो गया। उन्नीस में भारत आजाद हो गया। पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने पड़ोसी देश चीन से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह चीन ने
गलवान घाटी में धोखा दिया, उसी तरह 1962 में भी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को तार तार कर दिया। 1962 की जंग में 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने लद्दाख और मैकमोहन रेखा पर हमला बोल दिया। चीन की सेना ने पश्चिमी इलाके चुशूल में, रेजांगला और पूर्व में तवांग पर कब्जा कर लिया। 1962 के युद्ध में भारत के 1000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। 1962 का युद्ध 1 महीने बाद यानी 20 नवंबर को खत्म हो गया, लेकिन यहां से भारत और चीन के बीच अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो गई जिसे कभी नहीं पाटा जा सकता। 62 की जंग तो थम गई, लेकिन इसके बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प और युद्ध जैसी झड़पें शुरू हो गईं। 62 की जंग के बाद भारत और चीन के साथ सबसे बड़ी तकरार 1967 में हुई थी, जिसमें भारत चीन के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ा था। इस जंग में चीन के 350 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे। उन्नीस के सितंबर महीने में सिक्किम के नाथुला और चोला दर्रे में भारत और चीन के बीच मुठभेड़ हुई। नाथुला दर्रे में भारत के सैनिक सीमा की बाड़बंदी कर रहे थे। चीन के सैनिकों ने भारत की टुकड़ी पर गोली बरसाई। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हुई। भारत ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। भारतीय सेना ने चीन के 340 से ज्यादा सैनिक मार गिराए। इस अघोषित जंग में भारत के 150 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए। 2020 में गलवान घाटी की मुठभेड़ से पहले 1967 की अघोषित जंग ही ऐसी जंग थी जिसमें किसी भी देश के सैनिक मारे गए हों। इस मुठभेड़ में चीन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और नियंत्रण रेखा से काफी पीछे भागना पड़ा था। तब से लेकर 2017 तक नियंत्रण रेखा पर हाथापाई तो कई बार हुई, लेकिन 15 जून 2020 को दोनों तरफ के सैनिकों का खून बहा। 1987 में भी LAC पर चीन के साथ तनाव बढ़ा। तब भारत ने LAC पर तेजी से सेना भेजने का अभ्यास किया था। चीन को लगा कि भारत ने हमला बोल दिया है। चीन ने भी अपनी टुकड़ियों को आगे बढ़ा दिया। बातचीत के बाद इस विवाद का समाधान हुआ। इसके बाद 2013 के अप्रैल महीने में चीन के सैनिकों ने दौलत बेग ओल्डी में टेंट लगा दिए। इसमें 1000 फीट दूर भारतीय सैनिकों ने भी डेरा डाल दिया। 1 महीने तक भारत चीन के सैनिक आमने सामने डटे रहे। मई में बातचीत के बाद चीन ने तंबू हटाए। इसके बाद 2017 में चीन ने डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिश की। भारतीय सेना ने चीन के बुलडोजर रोक दिए। दोनों ओर के सैनिकों में झड़प हुई। इस झड़प में दोनों ओर के कई सैनिक घायल हो गए। हर बार नियंत्रण रेखा पर बने तनाव को बातचीत के बाद सुलझा लिया गया और शांति बनी रही। ये आज का हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। 1962 के बाद आप एक उदाहरण दीजिए जब चीन ने कोई भी लड़ाई जीती हो। 1967 में चीन ने घुटने टेका नथुला में, 1987 में घुटने टेका, 2000 में भी 3-4 बार चीन ने प्रयत्न किया, घुटने टेका। वो इतना छोटे देश वियतनाम से हारा और हम 62 वॉर के बाद कोई जंग नहीं हारे हैं। तो हमारा इतिहास देखिए और चीन का इतिहास देखिए, कोई तुलना नहीं है। गलवान घाटी में चल रहा विवाद भी सुलझ ही गया था, लेकिन चीन समझौते से मुकर गया और इस धोखेबाजी से दोनों देशों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उधर उत्तराखंड के चंपावत में 2 पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच मकान के किराए को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के लोग मारपीट पर उतर आए। ये लोग हाथों में डंडे लेकर एक दूसरे पर बरसते दिखे। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की एक महिला से मारपीट की कोशिश भी की, लेकिन एक आदमी ने उसे बचाकर वहां से हटा दिया। लेकिन अगले ही पल वो लोग महिला के पास पहुंचे और उसके साथ खड़े आदमी पर झपट पड़े।
जिससे महिला जमीन पर गिर गई। इसके बाद इन लोगों के बीच सड़क पर भी काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। चीन सीमा विवाद के बाद हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखाते हुए चीन की 2 कंपनियों के ठेके रद्द कर दिए। इन दोनों कंपनियों को यमुनानगर और हिसार थर्मल प्लांट के ठेके मिले थे। एनटीपीसी की तर्ज अब ठेकों में भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता उसके तर्ज पर दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज देश भर में योग किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। हम आपको योग से जुड़ी ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी संदेश देते नजर आ रहे हैं। वहीं हरिद्वार में बाबा रामदेव ने योग किया, जबकि लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने बर्फ पर योग किया। वहीं दिल्ली के लाल किले में पुलिस के जो जवान थे उन्होंने भी योग किया। वहीं अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में अनोखे तरीके से घोड़े पर योग किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में लोगों को योग की अहमियत समझाई। उन्होंने योग को कोरोना से जंग जीतने में मददगार बताया। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है। लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में जहां लोग घरों में योग कर रहे हैं, वहीं लद्दाख में देश की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान बर्फ के ऊपर काफी कम तापमान के बीच योग करते दिखे हैं। तो ये हमारे जवान जो सीमा पर तैनात रहते हैं हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए, आज दरअसल छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस मौके पर जहां हर शख्स देश का योग कर रहा है, वहीं पर ये तस्वीर भी सामने आई जो कि लद्दाख की है, जहां पर देश की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के ये जवान बर्फ के ऊपर, काफी कम तापमान वहां पर रहता है और इसी के बीच वो योग कर रहे हैं और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं।
तो छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में आईटीबीपी के जवानों ने घोड़ों पर सवार होकर योग के आसनों का प्रदर्शन किया। इस दौरान घोड़ों पर सवार ये जवान कभी बैठे हुए तो कभी उनकी पीठ पर खड़े होकर बेहतरीन संतुलन बनाते हुए वो योगाभ्यास करते नजर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वडोदरा में 1500 लोगों ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए जुड़कर 108 बार सूर्य नमस्कार किया, जिसमें 15 से ज्यादा देशों के लोग जुड़े। बताया गया कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले वडोदरा का योग निकेतन गुजरात की अलग अलग ऐतिहासिक जगहों पर इकट्ठा होकर 108 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साल 2020 अभी तक एक ऐसा साल साबित हुआ जिसमें दुनिया ने बेहिसाब मुसीबतों का सामना करा। कुदरत, तबाही और कोरोना के कहर ने इस साल को तबाहियों का वर्ष बना दिया। दुनिया चाहती है कि जल्द से जल्द इस महामारी के दौर से का अंत हो और लोग चैन की सांस ले सकें। इन तमाम बातों के बीच आज का सूर्य ग्रहण ज्योतिष शास्त्र और वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का सबब बना हुआ है। कई वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े लोग दावा कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में होने वाला ये कुदरती बदलाव कोरोना के लिए काल साबित हो सकता है। कोरोना काल में सबसे दुर्लभ सूर्य ग्रहण। सौ साल बाद ब्रह्मांड में अनोखी हलचल। महामारी को हरेगी ग्रहों की चाल। चूड़ामणि सूर्य ग्रहण बनेगा कोरोना का काल। चंद्र ग्रहण के बाद एक महीने में यह दूसरा ग्रहण है जो विज्ञान समेत ज्योतिष शास्त्र से जुड़े लोगों के लिए कौतूहल का सबब बना हुआ है। ब्रह्मांड के अनूठे संसार में सूर्य ग्रहण सदियों से किस्से, कहानियों और आम जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का जरिया रहा है। इस बार जिस 21 जून के सूर्य ग्रहण की चर्चा हो रही है वो ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। हजारों लोग इस वायरस की वजह से मौत की नींद सो चुके हैं, जबकि लाखों लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हैं। हैरानी इस बात की भी है कि ये सूर्य ग्रहण जिस जून के महीने में पड़ा है उस महीने में कोरोना ने भारत, अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन समेत कई देशों में खतरनाक रुख अख्तियार कर रखा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जब दिसंबर 2019 में चीन से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, उस महीने की 26 तारीख को भी सूर्य ग्रहण पड़ा था और एक बार फिर ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल बदल रही है। द गुड न्यूज इज जो 26 दिसंबर को लास्ट ईयर इक्लिप्स था वो बहुत ही खतरनाक था और प्रेडिक्ट भी किया था हम लोगों ने कि दैट इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर द होल वर्ल्ड। और क्योंकि वो नंबर 8 का डबल डेट था, 26 नंबर 8 नंबर सैटर्न का डेट है। सैटर्न या शनि इज द स्लोएस्ट प्लैनेट इन द प्लैनेट ऑफ ट्रायल्स और शनि इज लाइक द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जिनसे हम सब दूर भागते हैं। तो कैप्रिकॉर्न के स्वामी भी शनि है और उस दिन 888 का डेट था। ऐसे ही 888 डेट पर सुनामी आई थी जब 26 दिसंबर 2004 को जोड़ने से भी टोटल 8 आता था। दरअसल सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है। इस दौरान धरती से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा ढका हुआ दिखाई देता है।
यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ वक्त के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस बार जिस सूर्य ग्रहण की चर्चा हो रही है वो 6 घंटा लंबा सूर्य ग्रहण है। ये ग्रहण 21 जून को सुबह 9:15 बजे से शुरू होकर शाम 3:04 तक रहेगा। इस दौरान 12:10 पर सूर्य ग्रहण का पीक बताया गया है। इस दौरान सूर्य किसी खूबसूरत हीरे की चमकती हुई अंगूठी की तरह दिखाई देता है। ये ग्रहण भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और कांगो में दिखाई देगा। भारत में उत्तरी राज्यों राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में वलयाकार सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा लोग देख सकेंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सूर्य ग्रहण 21 जून को सुबह 10:20 से शुरू होकर 3 घंटे 28 मिनट 36 सेकंड तक लोगों को नजर आएगा। किसी भी ग्रहण से पहले सूतक काल का भी ज्योतिष में जिक्र किया गया है। जब कोई भी ग्रहण पड़ता है तब सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी शनिवार रात 9:25 से ग्रहण खत्म होने तक सूतक काल माना गया है। इस दौरान ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते, खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचा जाता है, नुकीली चीजों का इस्तेमाल अशुभ माना जाता है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। इस दौरान पूजा पाठ से बचना चाहिए, पेड़ पौधों और पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। सूतक के बाद खाना परोसने पर तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहण नंगी आंखों से नहीं देखा जाना चाहिए। इस दौरान आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सूर्य ग्रहण को सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान इससे निकलने वाली किरणें अंधेपन की वजह भी बन सकती हैं। इसलिए हमेशा इस बात की हिदायत दी जाती है कि सूर्य ग्रहण को हमेशा चश्मा पहनकर देखना चाहिए। सूरज के सामने से जब चांद जाता है तो पूरी तरह से ढक देता है, ऐसे पूरी तरह से ढक देता है। लेकिन ये ग्रहण अलग है, इसको आप थोड़ा छोटा समझिए, एक छोटा अगर हो तो जब ये सामने जाएगा तो ये अंदर रहेगा और आपको एक रिंग शेप का सूरज बाहर दिखेगा। लेकिन कभी भी सूरज की तरफ सीधा नहीं, उल्टा उसकी परछाई देखो, सबसे सेफ है। ये 6 घंटे लंबा सूर्य ग्रहण इसलिए चूड़ामणि सूर्य ग्रहण है क्योंकि ये ग्रहण किसी कंगन के आकार की तरह लोगों को नजर आएगा। 900 साल बाद आने वाला ये सूर्य ग्रहण जितना ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से अहम है, उतना ही सूर्य ग्रहण को लेकर वैज्ञानिक नजरिए भी सामने आ रहे हैं। ब्रह्मांड में घटने वाला ये संयोग इसलिए भी दुर्लभ है क्योंकि ये ग्रहण मृगशिरा, आद्रा नक्षत्र और मिथुन राशि से जुड़ा है। ग्रहण के दौरान बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र, राहु और केतु की दशा को वक्री माना गया है। मिथुन राशि पर सूर्य, बुध, राहु और चंद्र की युक्ति रहेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता। कोई भी सूर्य ग्रहण हो, जैसे ये वाला सूर्य ग्रहण है, इसका 3 से 4 महीने तक अगर कोई दुष्प्रभाव है 3-4 महीने तक रहेगा। मृगसारा नक्षत्र में ये जो हो रहा है, तो चित्रा, धनिष्ठा, ये जो दूसरे नक्षत्र हैं, मंगल के नक्षत्र, इनके जो नक्षत्र वाले व्यक्ति हैं, इनको बहुत सावधानी रखनी है। 22 दिसंबर के पोस्ट में हमने चाइना के बारे में भी बताया था और विश्व को बहुत बड़ा खतरा होने वाला ये भी बताया था। ये कोरोना तो चले जाएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ फेशियल टाइप की डिजीज आएगी। नवंबर दिसंबर के आसपास जुपिटर और सैटर्न जब मिलेंगे। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र ये भी मानता है कि वक्री ग्रहों की वजह से भारत को भी आर्थिक संकट के साथ दूसरी तरह की समस्याओं को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत से ज्योतिषी और वैज्ञानिक इस बात का दावा भी जरूर कर रहे हैं कि 21 दिसंबर के बाद से बहुत कुछ धीरे धीरे बदलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं
और उसमें ग्रहणों का और ग्रहों का बड़ा ज़बरदस्त योगदान है। हमको लगता है कि ये जो ग्रहण है इससे थोड़ा सा असर पड़ेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। 15 जुलाई के बाद कोरोना थोड़ा सा कमज़ोर होगा और सितंबर अक्टूबर में हम पहले बोल चुके हैं, वहाँ पर आकर इसमें काफ़ी राहत प्राप्त होगी। लेकिन ये समस्या अभी भी 2 वर्ष तक की है पूरी दुनिया में, ऐसे ख़त्म नहीं होने वाली। इसके अलावा सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी समझना जरूरी है। 21 जून के बाद आप अगला सूर्य ग्रहण 14-15 दिसंबर को देख पाएंगे, लेकिन ये ग्रहण आपको भारत में दिखाई नहीं देगा। एक साल में 5 सूर्य ग्रहण तक हो सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ दृश्य है जो हर 18 महीने में एक बार ही होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए सूर्य को चंद्रमा द्वारा कम से कम 90% का ढका होना जरूरी होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का सबसे लंबा समय 7.5 मिनट है। पूर्ण सूर्य ग्रहण को उत्तर और दक्षिण ध्रुवों से नहीं देखा जा सकता। पूरी दुनिया की नजरें ब्रह्मांड में हो रही इस हलचल पर टिकी हैं। ऐसा महज इसलिए है क्योंकि कोरोना काल की शुरुआत भी सूर्य ग्रहण के साथ ही हुई थी। इसलिए ज्योतिष और विज्ञान जगत से जुड़े लोग भी ये मान रहे हैं कि आने वाला वक्त दुनिया की कहानी को नए सिरे से लिखने वाला है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस ने आतंकियों को घेर लिया है। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या जानकारी मिल रही है, कितने आतंकी हो सकते हैं? देखिए अर्पिता, ये जो एरिया है जडीबल श्रीनगर का एरिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि ज्यादा जो एनकाउंटर या सर्च ऑपरेशंस हैं वो साउथ कश्मीर में ही होते हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले जब जुनैद सहराई मारा गया था एनकाउंटर में श्रीनगर में, वो नवाकदल का एरिया था और उसके बाद ये दूसरा क्वाड एंड सर्च ऑपरेशन है जडीबल इलाके में। वहां पे शायद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस को और उसके बाद सीआरपीएफ और पुलिस ने क्वाड एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि सेना जो है, आर्मी जो है वो श्रीनगर में क्वाड एंड सर्च ऑपरेशन नहीं करती है, बल्कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में वो होते हैं। यहाँ पे सिर्फ सीआरपीएफ और पुलिस अंजाम देती है ऑपरेशन। तो यहाँ पे अभी लगातार क्वाड एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। हो सकता है कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हों, इस वक्त सर्च चल रही है। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेट सर्विस जो है, मोबाइल फोन की इंटरनेट सर्विस वो बंद कर दी गई है, जो 2G सर्विस यहाँ पे एग्जिस्टिंग है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो उस हवाले से ये लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे मिलिटेंट जरूर हो सकते हैं जिनके साथ एनकाउंटर होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये श्रीनगर में दूसरा क्वाड एंड सर्च ऑपरेशन है 1 महीने के अंदर अंदर, और इस वक्त लगातार ऑपरेशन जारी है। अर्पिता, राजस्थान के कोटा में एक अस्पताल के दवा काउंटर पर मरीजों के परिवारों और कर्मचारियों के बीच जमकर झड़प हुई। झड़प से गुस्साए कर्मचारियों ने काम रोक दिया और इस बात पर वहां हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस हंगामा कर रहे लोगों और अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को थाने ले गई और वहां पर भी उनके बीच जमकर बहस हुई। मरीजों के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के काम रोकने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद कई पुलिस वाले दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोग शांत नहीं हुए और एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। हमने कुछ बोला था कि आप चिल्लाएंगे क्यों? हालांकि कई कोशिशों के बाद पुलिस वालों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर हंगामा शांत करा दिया। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 3,874 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़कर 1,28,205 हो गए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 160 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,190 नए केस सामने आए और 24 घंटे में 136 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। उधर बिहार के गोपालगंज में दिन दहाड़े 2 बदमाश गली में खड़ी एक बाइक चुरा ले गए। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दोनों बदमाश गली में खड़ी एक बाइक को चुराकर फरार होते दिखाई दिए। इससे पहले ये दोनों बदमाश गली में आते दिखे। कुछ देर तक दोनों बाइक पर घात लगाए वहीं घूमते रहे और फिर मौका मिलते ही एक बदमाश ने बाइक स्टार्ट कर ली और उसके बाद दूसरा बदमाश भी बाइक पर बैठ गया और दोनों वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना काल के दौरान दुनिया में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, कुछ इस कदर कि दुनिया एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई विश्व व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। दरअसल चीन पर दुनिया भर में कोरोना वायरस को फैलाने के गुनाह से बचने के लिए सुपर पावर बनने की सनक सवार है, लेकिन अमेरिका चीन का हुक्का पानी बंद करने की जमीन तैयार कर चुका है
और इस हकीकत की तस्वीर बहुत जल्द दुनिया के सामने आ जाएगी। दुनिया में अकेला रह जाएगा चीन। चीन को मिलेगी कोरोना फैलाने की सजा। विश्व बिरादरी से बाहर होगा चीन। चीन का हुक्का पानी बंद। ये किसकी साजिश है कि परमाणु असलहों से लैस दुनिया के दो ताकतवर मुल्क एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं? ये किसकी साजिश है कि दुनिया की दो महाशक्तियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं? ये किसकी साजिश है कि अमेरिका और चीन जंग की कगार पर खड़े हैं? एक बार फिर अमेरिका और चीन में तकरार बढ़ गई है। एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच तल्खियां बढ़ चुकी हैं। एक बार फिर चीन और अमेरिका एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। कोरोना काल में दुनिया एक अजीब दौर से गुजर रही है। दुनिया में राजनीतिक और सामरिक समीकरण तेजी से बदलते जा रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाने की गलती न मानने की जिद पर चीन अड़ा हुआ है, तो अमेरिका चीन को इस गलती का गुनहगार ठहराने पर आमादा है। जानकारों का मानना है कि चीन पर दुनिया की सुपर पावर बनने की सनक सवार है, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन को हाशिए पर खड़ा कर देने की फिराक में है। पूरा वर्ल्ड का ऑर्डर एकदम चेंज नहीं हो सकता है जब तक कि बड़ी ताकतें जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ती रहेंगी, क्योंकि अगला जो समय आने वाला है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 से प्रभावित रहेगा और उसके अंदर में नई प्रोसेसेस नई टेक्नोलॉजी सामने आएंगी। और मैं समझता हूँ कि उसमें भारत को एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन को उसकी गलती की सजा देना चाहते हैं और काफी हद तक उन्होंने इसकी तैयारी भी कर ली है। और इसकी एक मिसाल जल्द ही दुनिया के सामने आने वाली है। रिमपैक यानी रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज दुनिया की नौसेनाओं का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है और कोरोना महामारी के बीच अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास करने वाला है। लेकिन चीन के रवैये को देखते हुए उसे इस युद्धाभ्यास में शामिल होने का न्योता नहीं भेजा गया है। यानी चीन के लिए यह साफ इशारा है कि दुनिया उसे विश्व बिरादरी से बाहर करने की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। ये है ऐसा कि अमेरिका और चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं, उनका ट्रेड वॉर चलता रहा और अभी भी जो है एक तरह का दुनिया में जो संप्रभुता के लिए झगड़ा चल रहा है उसमें चीन और अमेरिका एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। तो और इंडिया पैसिफिक में जहां हम देखते हैं कि चीन की जो एक तानाशाही चली हुई है वो जिस भी मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ भी कर देता है, जैसे चाहे वो मलेशिया हो, चाहे ताइवान हो, चाहे इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और स्प्राटली आइलैंड पे अपना बना लेता है। वो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मान रहा है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी पर चीन से बढ़ते तनाव के बावजूद अमेरिका भारत समेत 25 देशों के साथ प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास करने वाला है। 17 से 31 अगस्त तक होने वाले इस नेवल एक्सरसाइज में 25 देशों की नौसेनाएं आपसी सहयोग और युद्ध के नए दाव पेंचों को सीखेंगी। रिमपैक को 2004 में शुरू किया गया था। रिमपैक का आयोजन हर 2 साल के बाद किया जाता है और 2020 में अमेरिका समेत इसमें भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इजराइल,
ब्रुनई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, पेरू, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और टोंगा की नौसेनाएं शामिल होंगी। दक्षिण चीन सागर के इलाकों पर चीन के जबरन कब्जा करने और कोरोना वायरस को लेकर बढ़ते तनाव की वजह से इस बार चीन को इस युद्धाभ्यास के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। अमेरिका ने रिमपैक 2018 में चीन को न्योता तो जरूर दिया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया था। इस युद्धाभ्यास में मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉर, मैरीटाइम इंटरसेप्ट ऑपरेशन, लाइव फायर ट्रेनिंग इवेंट समेत कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रही नौसेनाएं आपस में सहयोग को बढ़ाने को लेकर भी स्पेशल ट्रेनिंग सेशन आयोजित करेंगी। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन कोरोना काल में एक बात तो तय है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं और दुनिया में कोरोना फैलाने के मसले पर दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका के साथ ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच एक नई कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन दुनिया में फिलहाल जिस तरह के समीकरण दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि चीन अपने अड़ियल रवैये के चलते विश्व बिरादरी में बहुत जल्द अकेला पड़ने वाला है। भारत और अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया भी खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा हो चुका है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक साजिश का जाल बिछाया था और अब ऑस्ट्रेलिया ने चीन को उसी साजिश का जवाब देने का फैसला कर लिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने चीन को उसी की जुबान में जवाब देने के लिए अपने 6 जंगी जहाजों को समंदर में उतार दिया। यानी अब ऑस्ट्रेलिया भी चीन पर लगाम कसने की तैयारी कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया चीन में बढ़ी तकरार। ऑस्ट्रेलिया ने दिया चीन को करारा जवाब। हिंद महासागर में भेजे 6 जंगी जहाज। समंदर में होगा चीन की साजिश का खात्मा। अमेरिका और भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया भी खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा हो गया है। हाल के दिनों में कोरोना वायरस के मुद्दे को लेकर ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच तल्खियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि दोनों देश एक दूसरे पर वार करने के लिए तैयार खड़े हैं। चूंकि चीन की साजिश का एक अहम हिस्सा समंदर भी है, लिहाजा वो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। लिहाजा चीन को उसकी जुबान में जवाब देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपने 6 जंगी जहाज उतार दिए हैं। इन दोनों महासागरों में चीन के चक्रव्यूह को तोड़ने और चीन की दादागिरी को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने 6 जंगी जहाजों HMA कैनबरा, HMA होबार्ट, HMA स्टुअर्ट, HMA एंजाक, HMA बालारैट और HMA अरुणिटा को उतार दिया है। 15 जून को ये युद्धपोत सिडनी हार्बर से हिंद और प्रशांत महासागर की तरफ निकल गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये युद्धपोत टास्क ग्रुप ट्रेनिंग भी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के 6 जंगी जहाज अमेरिका के साथ एक युद्धाभ्यास में हिस्सा भी लेंगे। हर एक नौसेना अपने जहाज एक्सरसाइज के लिए, अभ्यास के लिए भेजती है। तो ऑस्ट्रेलिया की नेवी अब बढ़ रही है। 2 नए जहाज आ गए उनके पास। उन्होंने स्पेन से, नवांतिया से जहाज लिए हैं। तो अपने जहाज भेजते रहते हैं फॉरवर्ड प्रोटेक्शन एक्सरसाइज।
अमेरिका के साथ, और ये है कि भारत के साथ भी ऑस इंडेक्स में वो अभ्यास करते हैं। तो समय समय ये अभ्यास है, लेकिन अभ्यास में लड़ाई की तैयारी होती है। दरअसल हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन को दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार बताया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने शुरू हो गए थे। इसके साथ ही चीन प्रशांत महासागर में नौसेना युद्धाभ्यास भी कर रहा है और अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी उतार चुका है, जो कि इस समुद्री इलाके से गुजरने वाले तमाम जहाजों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। लिहाजा चीन की चाल का जवाब देने के लिए ही ऑस्ट्रेलिया भी अब खुलकर सामने आ गया है और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन पर तंज कसते हुए कहा कि ये हमारे नियमित अभ्यास हैं जो हम करते हैं, इनमें कुछ भी अनोखा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को हैरान होना चाहिए जो कि कहीं और से इसे देख रहा है। समंदर में चीन के रचे चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जून 2020 में भारत के साथ एक अहम करार भी किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट समझौते के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईंधन भरने और रखरखाव संबंधी सुविधाओं के लिए कर सकेंगे। इस समझौते की बदौलत ऑस्ट्रेलिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत के नौसैनिक बेस का इस्तेमाल कर पाएगा। इसी तरह भारत इंडोनेशिया के पास ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल कर सकेगा। इस तरह भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में मलक्का स्ट्रेट और आसपास के इलाके पर कड़ी नजर रख सकेंगे। ऑस्ट्रेलियन नौसेना और भारत की नौसेना जो उससे थोड़ी बड़ी है, एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास, MiG-29 हवाई जहाज हैं, पनडुब्बियां हैं, तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हो। इस साल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हो गया। कोरोना वायरस संकट के बीच हिंद और प्रशांत महासागर इलाके में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की चीन की इन्हीं कोशिशों को देखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ ये समझौता बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल चीन आर्थिक और सैन्य लाभ के लिए इस पूरे इलाके पर अपना दबदबा चाहता है। इसके अलावा चीन हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास एक नौसैनिक अड्डा बनाने की साजिश पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन अब भारत और ऑस्ट्रेलिया में हुए करार की बदौलत हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की दखल अंदाजी पर लगाम कसी जा सकेगी। रूस के बाद अब अमेरिका ने अपनी सीमा के करीब उड़ रहे रूस के बम बरसाने वाले विमानों को खदेड़ने का दावा किया। अमेरिका के मुताबिक रूस के ये खतरनाक विमान अलास्का के बेहद करीब पहुंच गए थे, जिसके बाद उनको एहतियात के तौर पर यह कार्रवाई करनी पड़ी। रूसी विमानों के करीब आने की जानकारी मिलते ही अमेरिका के F-22 लड़ाकू विमान वहां पहुंच गए और बम बरसाने वाले विमानों को घेर लिया। गिरने के बाद इन विमानों को रास्ता बदल कर वापस जाना पड़ा। रूस ने भी आसमान में अपने विमानों के घेरे जाने की पुष्टि की। हालांकि उसने अपने इस मिशन के पूरी तरह कामयाब रहने का दावा किया। воздушными, наземными, радиолокационными постами осуществлялся непрерывный। बम बरसाने वाले रूस के ये विमान लंबी दूरी के मिशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो दुश्मन पर परमाणु हमला करने की भी क्षमता रखते हैं। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के संपर्क में होने और तनाव दूर करने में मदद की कोशिश करने का दावा किया है। हालांकि भारत की तरफ से अभी कोई आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है। भारत की कोशिश यही रही कि भारत अपने ही तरीके से जो सीमा पर विवाद चीन और भारत के बीच चल रहा है उसको सुलझाए। It's a very tough situation. We're talking to India, we're talking to China. They've got a big problem there. They've come to blows and we'll see what happens. We'll try and help them out. कोरोना वायरस की वजह से 5 महीने तक बंद रहने के बाद हांगकांग में डिज्नीलैंड फिर खोल दिया गया। डिज्नीलैंड के खुलते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिनका वहां के कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। कुछ कर्मचारी बैंड बाजा लेकर गेट के पास खड़े हो गए और लोगों के स्वागत में उन्होंने बैंड बजाया।
इसके बाद कुछ कार्टूनों की वेशभूषा पहने लोगों के साथ डिज्नीलैंड की डायरेक्टर भी वहां पहुंची और सभी का स्वागत किया। हांगकांग के डिज्नीलैंड के खुलते ही वहां पहले की ही तरह चहल पहल लौट आई। सैकड़ों लोग अपने बच्चों के साथ घूमते हुए नजर आए। लोगों की सुरक्षा के लिए भी पूरी सावधानी बरती गई। डिज्नीलैंड के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों से ही शरीर का तापमान मापने वाली मशीन को जोड़ दिया गया ताकि अंदर जाने वाले हर आदमी का तापमान मापा जा सके। और लोगों को कोरोना वायरस से सावधान रखने के लिए कई जगहों पर दिशा निर्देश भी लगाए गए, जबकि सभी जगहों पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत के बाद देश में धोखेबाज चीन को लेकर एक आक्रोश है। सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब और किस तरह से चीन को सबक सिखाएगा। 16 जून के बाद से सरकार और सेनाओं में एक खास तरह की हलचल देखने को मिल रही है। लग तो यही रहा है कि चीन को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए भारत तैयारी कर रहा है। LAC में के आसमानों में लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। नौसेना की समुद्र में गश्त बढ़ गई है। चीन सीमा पर सेना के अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई। लगता है कुछ तो बड़ा होने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की गर्जना। कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। LAC के आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट। हिंद महासागर में युद्धपोतों की हलचल। सीमा पर 24 घंटे चौकस सेना। कुछ तो बड़ा होने वाला है। चीन को विश्वासघात का सबक सिखाने के लिए 1962 के गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए 20 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए मोदी सरकार कुछ तो करने वाली है। जून की रात चीनी सेना ने हमेशा की तरह धोखा दिया। लद्दाख की गलवान घाटी से 5 किलोमीटर पीछे हटने के बजाय भारतीय जवानों पर रात के अंधेरे में धोखे से हमला कर दिया। चारों तरफ से घिरने के बावजूद हमारे जवानों ने कायर चीनियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे जाबाजों ने कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। लेकिन जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में चीन के खिलाफ कड़ा आक्रोश है। देश जवानों की शहादत का हिसाब मांग रहा है। चीन को चीन की भाषा में ही सबक सिखाने की बात कही जा रही है। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चीन को जवाब देने के लिए सरकार क्या कर रही है? जल, थल, वायु से भारत किस तरह चीन की घेराबंदी कर रहा है, ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले एक अहम सवाल और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब। 16 जून से ही लोगों की जहन में एक सवाल था कि जिस गलवान घाटी को लेकर पूरा बवाल खड़ा हुआ और इस घाटी के जिस पॉइंट पर झड़प हुई, वहां आज क्या पोजीशन है? इस अहम सवाल का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देकर साफ कर दिया है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट
किसी दूसरे के कब्जे में है। 2016 में जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उरी अटैक को अंजाम दिया था, तो 19 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंकियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया था। तो इस बार भारत सरकार कैसे चूक सकती है? लेकिन इस बार सामने चीन है और इसको जवाब देने के लिए जिस तरह की कवायद की जरूरत है, 16 जून से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। उससे यही लगता है कि देश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने जिनपिंग की सेना के खिलाफ मोर्चा संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। गलवान घाटी के जाबाज शहीद कर्नल संतोष बाबू की सरजमी हैदराबाद से वायुसेना ने भी ऐलान कर दिया है कि चीन को जवाब देने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। LAC पर चीन को चौंकाने के लिए हिंद के गगन रक्षक 16 जून से ही अलर्ट पर हैं। LAC पर वायुसेना लगातार निगाह बनाए हुए है। लड़ाकू विमान चीन सीमा पर उड़ान भरने लगे हैं। इस बीच एयर चीफ मार्शल ने भी लेह का दौरा किया, जहां वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। We have taken all the actions that are required, looking at the deployments across and looking at the situation developing, and whatever actions we need to take, those have been taken. Be rest assured. चीन की चालबाजी भारत समझ चुका है। अब बारी उस पर पलटवार की है, लिहाजा नौसेना ने भी कमर कस ली है। शातिर चीन अंडमान निकोबार की तरफ निगाह टेढ़ी कर सकता है, लिहाजा हिंद महासागर पर भारतीय युद्धपोत पूरी तरह अलर्ट हैं। नौसेना ने हिंद महासागर में तैनाती बढ़ा दी है। चीन की किसी भी चाल का जवाब देने के लिए हिंद महासागर में युद्धपोत पूरी तरह तैयार हैं। समुद्र की सरहद पर अतिरिक्त गश्त लगाई जा रही है। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। चीन को जवाब देने में सबसे अहम रोल थल सेना का होगा और थल सेना ने 16 जून से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सीमा पर सेना की चौकसी बढ़ा दी गई है। चीन की सीमा पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। पूर्वी लद्दाख की सीमा से सटे गांवों को खाली करा लिया गया है। चीन से सटे सीमा के गांवों में मोबाइल संपर्क खत्म कर दिया गया है। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर बोफोर्स तोपें तैनात कर दी गई हैं। मतलब साफ है, इस बार चीन को जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं भी तैयार हैं और इस बार सरकार ने भी कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों से साफ लगता है कि इस बार चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। सेना तैयार है, सरकार भी तैयार है। सेनाओं का मूवमेंट लगातार हो रहा है। जमीनी स्तर के साथ भारत कूटनीति स्तर पर भी चीन को घेर रहा है। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस समेत सभी बड़े देश आज चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। यानी इस बार ड्रैगन अपनी ही चाल में फंस गया है।
देश की राजधानी दिल्ली में सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले यहां के मंदिरों को बंद कर दिया गया है। चांदनी चौक के मशहूर गौरीशंकर मंदिर के कपाट सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले यानी रात 10:20 से ही बंद कर दिए गए। दिल्ली में सूर्य ग्रहण सुबह 10:20 से दोपहर 1:50 तक रहेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लग रहा है। सूर्य ग्रहण यूँ तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखें तो इसका अपना एक महत्व है। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक के गौरीशंकर मंदिर में, जहां सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, कपाट बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें जो सूर्य ग्रहण का वक्त है वो 10:20 से शुरू हो जाएगा और ठीक 12 घंटे पहले इस मंदिर के दरवाजे आप देखेंगे बंद कर दिए गए हैं। मंदिर के जो पुजारी हैं उनका कहना है कि सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो गया है, लिहाजा इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता और जो पूजा अर्चना है वो भी बंद रहेगी। आपको बता दें कि जो अवधि है सूर्य ग्रहण की उस दौरान तक ये बंद रहेगा, यानी इस मंदिर की अगर बात करें तो 1:49 तक मंदिर बंद रहेगा। 1:50 पर मंदिर खुलेगा, जिसके बाद पूरी साफ़ सफाई मंदिर की होगी, धुलाई होगी, जो वस्त्र हैं मूर्तियों के उनको बदला जाएगा पूरी तरह से और उसके बाद ही पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। तो ये सूर्य ग्रहण और उसका धार्मिक महत्व यहाँ मंदिरों पर दिख रहा है और मंदिर पूरी तरह से सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले बंद हो गए हैं। कैमरा पर्सन नकुल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। चांदनी चौक के गौरीशंकर के अलावा दिल्ली के दूसरे मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। इनमें कश्मीरी गेट और कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर भी शामिल हैं। तो आज मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। सूर्य ग्रहण को देखते हुए दिल्ली में भी कई मंदिर जिनके कपाट 12 घंटे पहले ही बंद कर दिए गए हैं। हम इस वक्त कश्मीरी गेट के हनुमान मंदिर पर हैं और आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर पर यहाँ जो मुख्य कपाट हैं वो सभी बंद किए गए हैं, क्योंकि सूतक काल में ना ही पूजा की जाती है और ना ही भोजन किया जाता है और कई तरह के प्रावधान हैं। और इसको लेकर जो हनुमान मंदिर है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में भक्तगण आते हैं और आज ये पूरा रो आपको खाली दिखाई देगा। उसकी वजह है कि सूतक काल चल रहा है और सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं और हनुमान मंदिर जो कश्मीरी गेट का है उसे पहले ही बंद किया गया है। और यमुना बाजार के इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर रोज़ाना भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन आज तकरीबन 3:04 तक ये माना जा रहा है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा और जिसको लेकर उसके बाद ही पूजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट के अंदर जो है एक जो वहाँ पर पुजारी जी हैं वो ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ना ही पूजा का कार्यक्रम चल रहा था और ना ही यहाँ पर भक्तगणों की भीड़ है, क्योंकि सूतक काल का समय है और इसी को लेकर यहाँ पर एहतियातन मंदिर के कपाटों को भी बंद किया गया है। हम इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में हैं और कनॉट प्लेस इलाके के सबसे बड़े मंदिर हनुमान मंदिर के कपाट आप देख सकते हैं यहाँ पर बंद हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का समय कुछ देर बाद शुरू होने वाला है और इसको लेकर मंदिर के कपाट को कई घंटे पहले ही बंद किया जा चुका है। ये माना जा रहा है कि सूतक समय होता है और सूतक समय में ही इन कपाटों को बंद किया जाता है ताकि न भगवान की पूजा हो सके और ना ही कोई दूसरे कार्य जो अशुभ माने जाते हैं। और इसको लेकर आप देख सकते हैं प्राचीन हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस का और यहाँ पर सभी जगह के जो द्वार हैं वो बंद किए गए हैं ताकि जो भी यहाँ पर लोग आए उनको पहले से ही जानकारी दी जा सके। और यही वजह है कि सूतक काल का समय जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक ये मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद ही कपाट खोले जाएंगे, क्योंकि ग्रहण का समय उस वक्त हट जाएगा और इसको लेकर यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो समय है उस पूरे दौरान में कपाट बंद रखे जाएंगे और ना ही कोई पूजा होगी ना ही कोई शुभ कार्य होगा। इसको लेकर मंदिर के जो पुजारी हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उन्होंने इस मंदिर को और मंदिर के कपाट को बंद रखा है और ना ही पूजा की गई है। और ये माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद ही मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और उसके बाद ही पूजा कार्यक्रम शुरू होगा। जावेद मंसूरी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, दिल्ली में कितने बजे से कितने बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा?
तो सीधा ब्लाइंड हो जाएगा। देखिए इस वक्त हम तारामंडल में मौजूद हैं और यहाँ हम जो इस पर नज़र रखते हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ हैं जो कि रिसर्चर हैं तारामंडल के। सिद्धार्थ, किस समय सूर्य ग्रहण रहेगा दिल्ली में और क्या महत्व है? 10:19 के आसपास प्रॉपर शुरू होगा एंड 1:48 तक रहेगा, मतलब तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे के आसपास है। एंड पूरे भारत में 6 घंटे के आसपास रहेगा। ठीक है। एंड अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टाइमिंग्स हैं, पीक टाइमिंग्स अलग अलग हैं। अच्छा ये बताइए कितना महत्व है इस सूर्य ग्रहण का? ये साल का पहला है। सूर्य ग्रहण का अलग अलग साइंटिफिक महत्व है, फिलोसॉफिकल महत्व है। फिलोसॉफिकल महत्व से अगर मैं शुरू करूं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज जितने भी थे आज से आने वाले हज़ारों साल पहले भी, और हमारे जो आने वाले वंशज हैं वो सब इस इवेंट को देख पाएंगे। एक ऐसी अद्भुत घटना है कि जो हमें उन लोगों से भी जोड़ती है। हम ये सोच सकते हैं कि उन लोगों ने उस घटना को देख के क्या सोचा होगा, या आने वाले समय में हमारे जो वंशज होंगे उस घटना को देख के क्या सीखेंगे। तो ये फ़िलोसॉफिकल महत्व हुआ। साइंटिफिक महत्व ये है कि हम उससे सीख सकते हैं कई सारी चीज़ें, कि कैसे उसका ऑर्बिट है मून का, सन का, अर्थ का, मतलब सन का नहीं अर्थ का। एंड और हम कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं कि कितना टाइम वो किस लोकेशन पे ले रहा है। अच्छा आम लोगों के लिए क्या है, किस तरह से देख सकते हैं और क्या एहतियात बरतनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बार बार यही बोलूँगा लोगों से कि कभी भी सूरज को चाहे ग्रहण हो या ना हो डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। क्योंकि हमारी आंखों में पेन सेंसर्स नहीं होते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब अंधे हो जाएंगे। क्योंकि सन की लाइट बहुत ब्राइट होती है। इवन जब एक्लिप्स होगा तो भी वो जो रिंग ऑफ फायर है वो भी इतनी ब्राइट होती है कि हमारी आंखें ब्लाइंडिंग हो जाएंगी। आम लोग किस तरह से देख सकते हैं अगर देखना चाहिए? उसका तरीका एक ये है कि हम मिरर को लेकर, किसी फ्लैट मिरर को लेकर सन की तरफ अगर रखें, जहाँ से भी सूरज अभी क्लियर दिखेगा, आज दिल्ली के रीजन में तो अभी बादल है, जहाँ से भी क्लियर दिखेगा सन की तरफ हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे और उसकी जो इमेज है वो दीवार पे या ज़मीन पे कहीं पे प्रोजेक्ट करेंगे तो हम उसको देख सकते हैं इमेज को। एक तरीका ये है कि कार्डबोर्ड पे कोई छोटा सा ट्रायंगुलर पीस हम काट दें एंड उस कार्डबोर्ड की लाइट के थ्रू सन की लाइट अगर ज़मीन पे पड़ेगी तो उसको अगर हम ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो हमें वहाँ पे भी एक रफली इमेज दिख सकती है। अच्छा यहाँ तारामंडल में बताएं, हम देखते हैं आमतौर पर आम लोगों के लिए इंतज़ाम किए जाते हैं। इस बार क्या आम लोग नहीं हैं यहाँ पर और क्या क्या? कोरोना काल में आम लोगों का आना सबके लिए प्रॉब्लमदायक होगा, हमारे लिए भी मैनेजमेंट करना आसान नहीं होगा, तो लोग तो नहीं आ पाएंगे। आज संडे भी है। और थोड़ा बता सकते हैं क्या क्या यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं? देख रहे हैं यहाँ पर मशीनें आपने रखी हुई। जी ये 8 इंच का सेलेस्ट्रॉन टेलीस्कोप है हमारा। एंड ये टेलीस्कोप में अभी फ़िल्टर नहीं लगा, फ़िल्टर लगाएंगे हम, सोलर फिल्टर। किसी भी टेलीस्कोप इक्विपमेंट को विदाउट फ़िल्टर यूज़ नहीं करते हैं। एंड हमारे पास एक स्क्रीन है जिसमें हम इमेज प्रोजेक्ट करेंगे इसके थ्रू। एक सोलर प्रोजेक्टर है जिसमें रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप लगा है एंड उसके हम अंदर कैमरा लगा के वो भी वेबकास्ट करेंगे। अच्छा। और सन की इमेज नीचे प्रोजेक्ट हो रही है। ठीक है। एंड हमारे कर्मचारी भी यहाँ खड़े हैं सारे। एंड और भी कुछ चीज़ें हैं मतलब जो हम कर रहे हैं। ठीक है जावेद, मैं आऊंगी आपके पास। दिवाकर भी इसी बीच हमारे साथ हैं। दिवाकर, यानी जो ये दुर्लभ सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है, अगर लोग आपसे जुड़े हों या उनसे आपकी बात हुई हो, वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अर्पिता, मुंबई में कोविड का जो स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक है और ऐसे में मैं जहां मौजूद हूं, ये नेहरू साइंस सेंटर है। हर साल जब सूर्य ग्रहण दिसंबर में भी हुआ था तब यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस बार पब्लिक को अलाउ नहीं किया गया है, यानी पब्लिक यहाँ पर नहीं आ सकती है। सिर्फ जो है क्योंकि आसमान में बादल हैं, सूर्य की लुका छिपी बादलों के साथ जारी है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि ओपन स्पेस में जो है जो लोग देख रहे हैं उन्हें दिखाने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर अभी स्थिति क्लियर नहीं है। स्थिति क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि बादल हैं, आसमान में छाए हुए हैं, मुंबई में बारिश का मौसम है और ऐसे में अगर नेहरू साइंस सेंटर की तरफ से ये व्यवस्था भी की गई है कि अगर ओपन स्पेस में नहीं बादल रहते हैं, नहीं देखा जा सकता है, तो वो फेसबुक लाइव के जरिए दिखाने की कोशिश लोगों को करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है, जिस तरह के कोविड का ये दौर है उसमें है पब्लिक को अलाउ नहीं किया गया है, साफ तौर पर मनाही है पब्लिक के। जाहिर तौर पर लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे, जैसे कि 6 महीना पहले देखने को मिला था, वो इस बार वो जो है नजारा देखने को नजर नहीं आएगा। जी देखिए दिवाकर, आप हमारे साथ। वहीं मंदिर ही नहीं, बाजार में भी सूर्य ग्रहण की वजह से दुकानें बंद हैं। मुंबई के अंधेरे मार्केट में आमतौर पर सुबह 8 बजे तक दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण की वजह से यहाँ भी सन्नाटा पसरा है।
आज सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण के चलते जो है मुंबई में कई इलाकों में जो दुकानें हैं वो बंद हैं। मैं इस वक्त अंधेरी इलाके में मौजूद हूँ। ईस्ट का ये इलाका है और आप देखिए मेरे पीछे तमाम जो दुकानें हैं आम तौर पर अब तक जो है ये खुल जाती हैं, लेकिन जिस तरह से आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है और जो सूर्य ग्रहण करीब 10 बजे के आसपास शुरू होगा और करीब 4 घंटे यानी 2 बजे के आसपास तक चलेगा और उसको देखते हुए तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रखी गई हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सूर्य ग्रहण है वो काफ़ी बड़ा होने वाला, साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है और माना यह जा रहा है कि ये पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण है। 6 महीने के बाद जो है ये सूर्य ग्रहण आया है। मेरे बाएं तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो दाएं तरफ की दुकानें बंद हैं उसी तरह से बाएं तरफ की जो दुकानें हैं तमाम वो अभी तक बंद हैं, और ये इसीलिए क्योंकि सूर्य ग्रहण में लोग जिस तरह से विश्वास करते हैं तमाम चीज़ों में, उसको देखते हुए जिस तरह की परिस्थिति है कोरोना काल की, दिसंबर में जब सूर्य ग्रहण हुआ था उसके बाद कोरोना काल शुरू हुआ था और ऐसे में लोग यही उम्मीद जता रहे हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है ये कोरोना काल को समाप्त कर देगा। साल 2020 अभी तक एक ऐसा साल साबित हुआ जिसमें दुनिया ने बेहिसाब मुसीबतों का सामना किया। कुदरती तबाही और कोरोना के कहर ने इस साल को तबाहियों का वर्ष बना दिया। दुनिया चाहती है कि जल्द से जल्द इस महामारी के दौर का अंत हो और लोग चैन की सांस ले सकें। इन तमाम बातों के बीच आज का सूर्य ग्रहण ज्योतिष शास्त्र और वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का सबब बना हुआ है। कई वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े लोग दावा कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में होने वाला ये कुदरती बदलाव कोरोना के लिए काल साबित हो सकता है। कोरोना काल में सबसे दुर्लभ सूर्य ग्रहण। नौ 900 साल बाद ब्रह्मांड में अनोखी हलचल। महामारी को हरेगी ग्रहों की चाल। चूड़ामणि सूर्य ग्रहण बनेगा कोरोना का काल। चंद्र ग्रहण के बाद एक महीने में यह दूसरा ग्रहण है जो विज्ञान समेत ज्योतिष शास्त्र से जुड़े लोगों के लिए कौतूहल का सबब बना हुआ है। ब्रह्मांड के अनूठे संसार में सूर्य ग्रहण सदियों से किस्से, कहानियों और आम जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का जरिया रहा है। इस बार जिस 21 जून के सूर्य ग्रहण की चर्चा हो रही है वो ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। हजारों लोग इस वायरस की वजह से मौत की नींद सो चुके हैं, जबकि लाखों लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हैं। हैरानी इस बात की भी है कि ये सूर्य ग्रहण जिस जून के महीने में पड़ा है उस महीने में कोरोना ने भारत, अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन समेत कई देशों में खतरनाक रुख अख्तियार कर रखा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जब दिसंबर 2019 में चीन से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, उस महीने की 26 तारीख को भी सूर्य ग्रहण पड़ा था और एक बार फिर ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल बदल रही है। The good news is जो 26 दिसंबर को लास्ट ईयर इक्लिप्स था वो बहुत ही खतरनाक था और प्रेडिक्ट भी किया था हम लोगों ने कि दैट इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर द होल वर्ल्ड। और क्योंकि वो नंबर 8 का डबल डेट था, 26 नंबर 8 नंबर सैटर्न का डेट है। सैटर्न या शनि इज द स्लोएस्ट प्लैनेट इन द प्लैनेट ऑफ ट्रायल्स और शनि इज लाइक द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जिनसे हम सब दूर भागते हैं। तो कैप्रिकॉर्न के स्वामी भी शनि है और उस दिन 88 का डेट था। ऐसे ही 888 डेट पर सुनामी आई थी जब 26 दिसंबर 2004 को जोड़ने से भी टोटल 8 आता था। दरअसल सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है
जिसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है। इस दौरान धरती से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा ढका हुआ दिखाई देता है। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ वक्त के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस बार जिस सूर्य ग्रहण की चर्चा हो रही है वो 6 घंटा लंबा सूर्य ग्रहण है। ये ग्रहण 21 जून को सुबह 9:15 बजे से शुरू होकर शाम 3:04 तक रहेगा। इस दौरान 12:10 पर सूर्य ग्रहण का पीक बताया गया है। इस दौरान सूर्य किसी खूबसूरत हीरे की चमकती हुई अंगूठी की तरह दिखाई देता है। ये ग्रहण भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और कांगो में दिखाई देगा। भारत में उत्तरी राज्यों राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में वलयाकार सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा लोग देख सकेंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सूर्य ग्रहण 21 जून को सुबह 10:20 से शुरू होकर 3 घंटे 28 मिनट 36 सेकंड तक लोगों को नजर आएगा। किसी भी ग्रहण से पहले सूतक काल का भी ज्योतिष में जिक्र किया गया है। जब कोई भी ग्रहण पड़ता है तब सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी शनिवार रात 9:25 से ग्रहण खत्म होने तक सूतक काल माना गया है। इस दौरान ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचा जाता है। नुकीली चीजों का इस्तेमाल अशुभ माना जाता है। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। इस दौरान पूजा पाठ से बचना चाहिए। पेड़, पौधों और पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। सूतक के बाद खाना परोसने पर तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहण नंगी आंखों से नहीं देखा जाना चाहिए। इस दौरान आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सूर्य ग्रहण को सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान इससे निकलने वाली किरणें अंधेपन की वजह भी बन सकती हैं। इसलिए हमेशा इस बात की हिदायत दी जाती है कि सूर्य ग्रहण को हमेशा चश्मा पहनकर देखना चाहिए। सूरज के सामने से जब चांद जाता है तो पूरी तरह से ढक देता है, ऐसे पूरी तरह से ढक देता है। लेकिन ये ग्रहण अलग है। इसको आप थोड़ा छोटा समझिए, एक छोटा अगर हो तो जब ये सामने जाएगा तो ये अंदर रहेगा और आपको एक रिंग शेप का सूरज बाहर दिखेगा। लेकिन कभी भी सूरज की तरफ सीधा नहीं, उल्टा उसकी परछाई देखो, सबसे सेफ है। ये 6 घंटे लंबा सूर्य ग्रहण इसलिए चूड़ामणि सूर्य ग्रहण है क्योंकि ये ग्रहण किसी कंगन के आकार की तरह लोगों को नजर आएगा। 900 साल बाद आने वाला ये सूर्य ग्रहण जितना ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से अहम है, उतना ही सूर्य ग्रहण को लेकर वैज्ञानिक नजरिए भी सामने आ रहे हैं। ब्रह्मांड में घटने वाला ये संयोग इसलिए भी दुर्लभ है क्योंकि ये ग्रहण मृगशिरा, आद्रा नक्षत्र और मिथुन राशि से जुड़ा है। ग्रहण के दौरान बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र, राहु और केतु की दशा को वक्री माना गया है। मिथुन राशि पर सूर्य, बुध, राहु और चंद्र की युक्ति रहेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता। कोई भी सूर्य ग्रहण हो, जैसे ये वाला सूर्य ग्रहण है, इसका 3 से 4 महीने तक अगर कोई दुष्प्रभाव है 3-4 महीने तक रहेगा। मृगसारा नक्षत्र में ये जो हो रहा है, तो चित्रा, धनिष्ठा, ये जो दूसरे नक्षत्र हैं, मंगल के नक्षत्र, इनके जो नक्षत्र वाले व्यक्ति हैं, इनको बहुत सावधानी रखनी है। 22 दिसंबर के पोस्ट में हमने चाइना के बारे में भी बताया था और विश्व को बहुत बड़ा खतरा होने वाला ये भी बताया था। ये कोरोना तो चले जाएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ फेशियल टाइप की डिजीज आएगी। नवंबर दिसंबर के आसपास जुपिटर और सैटर्न जब मिलेंगे। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र ये भी मानता है कि वक्री ग्रहों की वजह से भारत को भी आर्थिक संकट के साथ दूसरी तरह की समस्याओं को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत से ज्योतिषी
वैज्ञानिक इस बात का दावा भी जरूर कर रहे हैं कि 21 दिसंबर के बाद से बहुत कुछ धीरे धीरे बदलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं और उसमें ग्रहणों का और ग्रहों का बड़ा ज़बरदस्त योगदान है। हमको लगता है कि ये जो ग्रहण है इससे थोड़ा सा असर पड़ेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। 15 जुलाई के बाद कोरोना थोड़ा सा कमज़ोर होगा और सितंबर अक्टूबर में हम पहले बोल चुके हैं, वहाँ पर आकर इसमें काफ़ी राहत प्राप्त होगी। लेकिन ये समस्या अभी भी 2 वर्ष तक की है पूरी दुनिया में, ऐसे ख़त्म नहीं होने वाली। इसके अलावा सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी समझना जरूरी है। 21 जून के बाद आप अगला सूर्य ग्रहण 14-15 दिसंबर को देख पाएंगे, लेकिन ये ग्रहण आपको भारत में दिखाई नहीं देगा। एक साल में 5 सूर्य ग्रहण तक हो सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ दृश्य है जो हर 18 महीने में एक बार ही होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए सूर्य को चंद्रमा द्वारा कम से कम 90% का ढका होना जरूरी होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का सबसे लंबा समय 7.5 मिनट है। पूर्ण सूर्य ग्रहण को उत्तर और दक्षिण ध्रुवों से नहीं देखा जा सकता। पूरी दुनिया की नजरें ब्रह्मांड में हो रही इस हलचल पर टिकी हैं। ऐसा महज इसलिए है क्योंकि कोरोना काल की शुरुआत भी सूर्य ग्रहण के साथ ही हुई थी। इसलिए ज्योतिष और विज्ञान जगत से जुड़े लोग भी ये मान रहे हैं कि आने वाला वक्त दुनिया की कहानी को नए सिरे से लिखने वाला है।